हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में मैं 20 मार्च के एग्ज़ाम का एनालिसिस करूंगा और 26 मार्च तक संविदा वर्ग 3 के एग्ज़ाम चलने हैं। तो तब तक हमारा एग्ज़ाम का एनालिसिस मैथ्स का चलता रहेगा। उसके बाद मैं मैथ्स को टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। तो जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको मैथ्स सिखाता जाऊँगा। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि मैं इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग भी पढ़ाता हूं, तो धीरे धीरे वो भी सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। संविदा के एग्जाम में मैथ्स का एनालिसिस करवाना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे संविदा के एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ एग्जाम में फ़ायदा मिले। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं 5 मार्च से लेकर अभी तक, उन पर बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न वाई ये एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 26 मार्च तक एनालिसिस है, उसके बाद हम कुछ डिफरेंट वे में और न्यू पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। 28 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो सीधी सी बात आप ये बताओ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैन और यहाँ पर लिखता हूँ डे। 28 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। इसमें लिखा है 28 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो अगर आदमियों की संख्या कम होगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर आदमी कम लगा दूं मैं, 28 की जगह अब 21 आदमी काम करने लगे, तो जो काम 24 दिन में हो रहा था वो काम ज़्यादा दिन में होगा। और ये जो क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट के द्वारा एग्जाम में रिव्यू दिया गया है उस पर आधारित है। अगर संख्याएं बदल भी गई हैं तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर इसी टाइप के सवाल आए हैं, तो आपको जरूर क्लास में बने रहना है अंत तक। तो 28 की जगह अगर 21 आदमी हो गए तो दिन हमारे बढ़ जाएंगे। इसको करने का फॉर्मूला होता है m1 d1 बराबर m2 d2, है ना। मैन इंटू डे बराबर मैन इंटू डे। आदमी गुणित दिन बराबर आदमी गुणित दिन। और बराबर हमें ये बताता है कि इस तरफ जितना काम हो रहा है इस तरफ भी उतना ही काम हो रहा है। तो सबसे पहले 28 आदमी हैं, तो 28 आदमी किसी काम को कितने दिन करते हैं? 24 दिन करते हैं। तो बताना है 21 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये जो 21 है ना, ये नीचे चला जाएगा, तो हमारा सवाल हो जाएगा 28 गुणित 24 बटे ये वाला 21 नीचे चला गया, तो आ गया 21 बराबर आ गया आपका D2, ठीक है। या फिर बड़ा डी बना सकते हो। तो 30 आते 21, 3 आठे 24, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 4 अट्ठे 32। तो 32 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 32 डेज लगेंगे, है ना। तो 28 से अगर 21 आदमी हो गए तो जो काम 24 दिन में हो रहा था, आदमियों की संख्या कम हुई तो दिनों की संख्या बढ़ गई, 32 दिन इसका आंसर है। क्वेश्चन है 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम करते हैं, तो 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 14 दिन में करेंगे? आदमी दिए हैं 20, घंटे दिए हैं 7, दिन दिए हैं 12। तो आपका फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2, है ना। मैन इंटू डे इंटू आर अपॉन वर्क, मैन इंटू डे इंटू आर अपॉन वर्क। आदमी गुणित दिन गुणित घंटे बटे कार्य, आदमी गुणित दिन गुणित घंटे बटे कार्य। इस फॉर्मूले में मुझे पिछले सवाल में केवल m1 d1 की जरूरत थी और m2 d2 की जरूरत थी, तो इतना फॉर्मूला लिया था। अब आदमी दिए हैं, घंटे दिए हैं, दिन दिए हैं, तो आप कहोगे सर 20 आदमी है, आदमी की जगह 20 रख दो। 20 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं? 12 दिन काम कर रहे हैं, और प्रतिदिन 7 घंटे, तो हर रोज 7 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। 24 व्यक्ति हैं, तो m2 की जगह 24 रख दो। कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में करेंगे? तो 14 दिन है और घंटे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये 24 गुणित 14 नीचे आ जाएगा, तो सवाल हो जाएगा 20 गुणित 12 गुणित 7 बटे आ जाएगा आपका 24 गुणित 14 बराबर आ गया h2, है ना। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 एकम 12, 12 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 इधम 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 आ गया। इसका मतलब आप कहोगे प्रतिदिन 5 घंटे काम करेंगे कितने आदमी? 24 दिन। तब वही काम कितने दिन में पूरा होगा? 14 दिन में। और 20 आदमी हर रोज 7 घंटे काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा? 12 दिन में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपके कांटेक्ट में जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि पढ़ने वाले लोगों का अपना ग्रुप बन जाए और एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो जाए पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, वर्गमूल 48 माइनस वर्गमूल 36 किसके बराबर होगा? अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 36।
अब इन क्वेश्चंस के ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट ने भेजे हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो उसके ऑप्शन नहीं लिखे, बट मैं आपको समझा दूंगा, आपको पैटर्न देना है कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब करनी 48 माइनस करनी 36, तो इस 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 4 चौको 16, 16 तिया 48 है ना, और 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 छिंग 36। तो वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है ना वो बाहर निकल आता है, तो 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर आ गया, अंदर बचा 4√3 माइनस 6 है ना। अब और भी ये सॉल्व हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2 करनी 3 माइनस 2। इस तरह का आंसर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं, दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 2, तो 2 के गुणनखंड हो गए 2 गुणित 1। मैंने लिखा 7, तो 7 के गुणनखंड हो गए 7 गुणित 1। मैंने लिखा 17, तो 17 के गुणनखंड हो गए 17 गुणित 1। तो जिन संख्याओं में केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक तो खुद का और दूसरा 1 का, जैसे एक तो खुद का और दूसरा 1 का, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो लिखो प्रथम 10 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अब इसको आपको जोड़ना है, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11, तो 17 में 10 जोड़ो, 17 और 10 27 और 1 28, 28 और 13, 28 और 10 38 और 3 41, 41 और 17, तो 41 और 10 51 और 7 58, 58 में 20 जोड़ दो तो 58 68 78, 1 माइनस कर दो 77, 77 में 23 जोड़ा 100 और 100 में 29 जोड़ा, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा 129। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं संविदा ने इससे सवाल क्यों नहीं पूछे अभी तक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याओं से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का किसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से अनुपात होगा। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनको बचपन में हमने स्कूल में पढ़ा है, जिनकी शुरुआत 1 से होती है। स्कूल में गिनती आपने 1 से पढ़ी होगी ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 से लेकर जहां तक आपको जाना हो अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभी बताया मैंने, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। तो वो कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 आ जाएगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 आ जाएगी। इन दोनों का अनुपात बताओ, तो क्या आ जाएगा 1:2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान आया था। किसी त्रिभुज के यदि 2 कोण समान हो तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करो। अब इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, तो कितनी सिचुएशन बन सकती है। अगर मैं एक कोण को 45 अंश कह दूं तो दूसरे को भी मुझे 45 कहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है त्रिभुज के 2 कोण समान है। तो ऑटोमेटिकली तीसरा कोण कितना होगा, 45 और 45 90, 180 में से 90 गया तो 90। अगर मैं क्या करता हूं कि 2 कोणों को समान करना है, इसको भी 60 कह दूं, इसको भी 60 कह दूं, तो 60 और 60 120, तीसरा भी ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। अगर मैं 2 कोणों को 70 70 कह दूं, ये भी 70 ये भी 70, तो 70 दूनी 140 और ये कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो देयर आर मेनी सिचुएशंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो 45 45 2 कोण समान कर दिए, 60 60 2 कोण समान कर दिए। अब आप 2 कोणों को 50 50 कर दो, है ना। 50 इसको कहोगे तो 50 इसको कहोगे, तो 50 और 50 100, 180 में से 100 गया तो 80 आ गया। तो जब तक ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे, देयर आर मेनी सिचुएशंस फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती हैं। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना था तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी एक वृत्त की त्रिज्या मूल वृत्त की त्रिज्या की तिगुनी है। मतलब जो हमें वृत्त दिया है ना, मूल वृत्त, उसकी तिगुनी है, तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। तो ध्यान देना, जैसे मान के चलो 2 छोटे छोटे वृत्त हैं, एक छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। इसकी त्रिज्या को मैंने कह दिया छोटा r और इसकी त्रिज्या को मैंने कह दिया बड़ा R, ठीक। तो इन्होंने कहा कि मूल वृत्त की त्रिज्या और नया जो वृत्त है उनकी एक वृत्त की त्रिज्या मूल वृत्त की त्रिज्या की तिगुनी है। अगर मैं मूल वृत्त की त्रिज्या को 1 मान लूँ तो जो नए वृत्त की त्रिज्या होगी वो 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना 3, 1 तिया 3 हो जाएगा।
तो उनकी परिधियों का अनुपात बताओ। तो छोटे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr, ये कहलाती है वृत्त की परिधि। जो वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं, ये कहलाती है वृत्त की परिधि। यहाँ पर त्रिज्या r है तो 2πr बटे, यहाँ पर त्रिज्या बड़ा r है तो 2π बड़ा r। 2π से 2π कट गया तो बचा आपका छोटा r बटे बड़ा r। छोटा r आपका 1 भाग है, बड़ा r 3 भाग है, तो आंसर आ गया 1:3। मतलब आपने यहाँ पर क्या सीखा कि जो अनुपात वृत्त की त्रिज्याओं का होता है वही अनुपात वृत्त की परिधियों का होता है। अगर वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है तो उनकी परिधियों का अनुपात भी 1:3 होगा। चतुर्भुज में चौथे कोण का मान 150 अंश तथा 3 कोणों का अनुपात 1:2:4 है, तो दूसरा बड़ा कोण होगा। तो एज वी नो दैट द एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब 1:2:4 दिया तो आपको हो गया x, 2x और 4x आपको दिया है, और एक कोण दिया 150, तो सबको आप जोड़ दो तो क्या करोगे, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 150 बराबर कितना दिया है आपको, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये 150 का पक्षांतर हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 7x बराबर 360 माइनस धन का 150 उस तरफ जाकर 150 माइनस का हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। तो 7x बराबर देखो 3 में से 1 गया 2, 60 में से 50 गया 10, तो 7x बराबर 210 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 210/7 है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 210/7, तो 7 एकम 7 7 21, कितना आ गया, x बराबर 30 आ गया। ठीक है। अब इन्होंने कहा दूसरा बड़ा कोण होगा, तो दूसरा बड़ा कोण 4x है। तो 4x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 गुणित x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, तो 30 चौको 120 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/4 नहीं दिया था, 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर वर्ग है। तो हॉल की लंबाई व चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। जो चौड़ाई है वो लंबाई का 3/4 है, तो 3/4 का हम यूज करेंगे, है ना। आपने कभी आयत देखा होगा ना, तो आयत इस तरीके का होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत की परिभाषा के अनुसार लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है। लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेड्थ। तो चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, तो इस 4 को भाग को मैं लंबाई कह दूंगा, 3 भाग को मैं चौड़ाई कह दूंगा। अब जो 4 है इसको मैं कह दूं 4x, और जो 3 है इसको मैं कह दूं 3x। और क्षेत्रफल कितना दिया है, 768। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, बराबर दिया है 768 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। तो लंबाई की जगह रख दो 4x, चौड़ाई की जगह रख दो 3x, बराबर हो गया आपका 768। 4 तिया 12, x गुणित x हो जाएगा x का वर्ग बराबर 768। तो x का वर्ग बराबर कितना आ गया, 768/12, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, बची 4, 12 चौको 48। अब x का वर्ग बराबर आ गया 64। 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और जब x बराबर 8 आ गया तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर बताओ। तो सीधी सी बात है, x बराबर 8 आ गया तो लंबाई कितनी है 4x, यानी कि 4 8 32, और चौड़ाई कितनी है 3x, यानी 3 8 24। तो इन दोनों का जो अंतर है 32 में से 24 गया 8, आंसर आ जाएगा 8। वो तो सीधा सीधा यहीं पर दिख रहा है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई 4x में से 3x गया, अंतर कितना आ गया x का अंतर, और x की वैल्यू मैं पहले ही 8 निकाल चुका हूँ। या फिर 4x निकाल लो, x जगह 8 रख दो, x की जगह पर 8 रख दो, तो 4 8 32, x की जगह पर 8 रख दो तो 3 8 24, तो 32 में से 24 गया कितना आ गया 8, है ना। 32 में से 24 गया 8 आ गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कर। अगला सवाल है, 5 कचौड़ी और 2 समोसे का मूल्य 48 रुपये है। यदि एक कचौड़ी समोसे के मूल्य से दोगुनी कीमत की है तो एक कचौड़ी का मूल्य ज्ञात करो, है ना। कचौड़ी को अपन कह देते हैं K फॉर कचौड़ी और S फॉर समोसा। 5 कचौड़ी, तो यहाँ पर लिख लो 5K प्लस 2 समोसे, दोनों का मूल्य जो है वो है 48 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 कचौड़ी और 2 समोसे 48 रुपये के आ रहे हैं यदि एक कचौड़ी समोसे के मूल्य की दोगुनी है। कहने का मतलब एक कचौड़ी जितने की आती है ना, उतने में 2 समोसे आ जाते हैं,
या फिर 2 समोसे जितने में आते हैं उतने में कचौड़ी आ जाती है। तो पूछा क्या गया है, तो एक कचौड़ी का मूल्य ज्ञात करो। अब कचौड़ी का मूल्य निकालना है तो एक कचौड़ी या 2 समोसे की जगह पर अपन एक कचौड़ी रख देंगे। यहाँ पर 2 समोसा है ना, तो इसकी जगह पर एक कचौड़ी रख देते हैं। तो 5 कचौड़ी प्लस 1 कचौड़ी बराबर आ गया आपका 48। तो 5 और 1 6 कचौड़ी बराबर आ गया 48। तो के बराबर आ गया 48/6। तो 6 एकम 6, 6 8 48। एक कचौड़ी कितने रुपए की आ गई? 8 रुपए की, है ना। एक कचौड़ी 2 समोसों की मूल्य के बराबर है, मतलब जितने में एक कचौड़ी आती है उतने में 2 समोसे आते हैं। या 2 समोसों का मूल्य एक कचौड़ी के बराबर है, जितने में 2 समोसे आते हैं उतने में एक कचौड़ी आती है। तो एक कचौड़ी बराबर आ गया 8 रुपए। क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2 अनुपात था। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो 6 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं तो ए और बी का जो अनुपात था वो 1:2 था। तो इसको मैं कह दूं ए एक्स था और बी कितना था? 2x था। लेकिन 6 साल पहले से अगर मैं वर्तमान में जाऊंगा, अगर मैं वर्तमान की उम्र की बात करूं तो आप कहोगे सर 6 साल इसके जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 6 और 6 साल इसके जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 6। क्यों हो जाएगा? जैसे मान लो 6 साल पहले मैं 20 साल का था, तो आज वर्तमान में कितना कहूँगा? 20 और 6 26। तो 6 साल पहले की उम्र x है, वर्तमान की हो जाएगी x + 6। 6 साल पहले की 2x है, वर्तमान की हो जाएगी 2x + 6। और इनका जो योग है वो सवाल में कितना दिया है? वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो इसको जोड़ दो, तो x + 6 + 2x + 6 बराबर आ गया 90। 2x और x हो गए 3x, 6 और 6 हो गए 12 बराबर आ गया 90। धन का 90 उस तरफ जाकर ऋण का हो गया, तो 3x बराबर 90 - 12। 90 में से 12 गया तो आ गया आपका 90 में से 12 गया तो आ गया 78। x बराबर 78/3। तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18। तो x की वैल्यू आ गई 26। तो b की वर्तमान आयु कितनी है? तो b की उम्र है 2x धन 6। तो 2 गुणित x का मान 26 धन 6। 26 दूनी 52, 52 और 6 58। मतलब b की उम्र कितनी हो जाएगी? 58 साल हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, एटलीस्ट पढ़ने वालों तक भेजिए। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आप इस कैटेगरी से नहीं हैं, फिर भी आपने वीडियो को देखा है तो आप दूसरे लोगों तक भेज दीजिए जो आपके कॉन्टेक्ट में पढ़ने वाले हों। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।